तो बच्चों मैंने आपको बताया यदि आप गुड इंटरफेरेंस चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं, मेनली 5 कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशंस हैं। ये 5 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट, बोथ वेव्स शुड बी कोहेरेंट। बोथ वेव्स शुड बी कोहेरेंट। पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। फर्स्ट, both waves should be coherent. Second, the light source must be monochromatic. जो लाइट सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। थर्ड, the amplitude of the waves of the two waves must be nearly equal. जो दोनों वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। फोर्थ, the displacement of the two waves must be in a straight line. And last point, if the light waves are polarized, they should be in the same plane of polarization. ये मेन 5 पॉइंट्स हैं। यदि आप स्क्रीन पर एक अच्छा इंटरफेरेंस चाहते हैं तो ये 5 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, तब आपको स्क्रीन पर अच्छा इंटरफेरेंस दिखाई देगा। अब आप समझे अच्छा इंटरफेरेंस का मतलब क्या? तो इमेजिन करो स्क्रीन पर आपको ऑल्टरनेट में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिख रही है इक्वल विड्थ की। ब्राइट मतलब बिल्कुल ट्यूबलाइट की जो लाइट होती है उसके समान ब्राइट, और डार्क का मतलब ब्लैक। ऐसी स्क्रीन पर आपको ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है इक्वल विड्थ की। तो फिर उस कंडीशन में आप अच्छा इंटरफेरेंस बोलेंगे। पर इस अच्छे इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो उसमें मैंने आपको बताया, फर्स्ट, बोथ वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स मस्ट नॉट चेंज विद टाइम। फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अब बच्चों ये जो फर्स्ट कंडीशन मैंने बोला है आपको, बोथ वेव्स शुड बी कोहेरेंट, इसका मतलब क्या? कोहेरेंट सोर्स उनको बोलते हैं जब टू सोर्स ऐसे हो जिनसे जो वेव्स आ रही हैं और वो वेव्स क्या स्क्रीन पर जब सुपर इम्पोज हो रही हैं तो वो सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ की होनी चाहिए, और या तो दोनों के फेज इक्वल हो या दोनों के बीच के में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो। फेज डिफरेंस जो है या तो इक्वल हो या कांस्टेंट हो। यदि ये सब कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब ऐसे सोर्सेस को अपन बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए विद टाइम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब स्क्रीन पर आप देखें जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो निश्चित रूप से उस जगह पर फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। यदि इसी प्लेस पर फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो जाएगा तो यहाँ पर ब्राइट की जगह डार्क फ्रिंज बनेगी। मतलब एक ही प्लेस पर यदि ब्राइट हो रही है, फिर डार्क हो रही है, फिर ब्राइट हो रही है, फिर डार्क, एक ही प्लेस पर, तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हमारी जो सेंसिटिविटी ऑफ विजन है, जो सेंसेशन है,
वो उस इंटरफ्रेंस को क्लियर देख नहीं पाएगी। तो इंटरफ्रेंस हमको क्लियर तभी दिखाई देगा जब जिस जगह पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहां केवल ब्राइट बने, जहां डार्क बन रही है वहां केवल डार्क ब्लैक बने। ऐसा ना हो कि ब्राइट की जगह थोड़ी देर में डार्क बनने लग जाए, डार्क की जगह थोड़ी देर में ब्राइट बनने लग जाए। यदि फेज डिफरेंस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर है वो कांस्टेंट रहेगा, यदि मान लीजिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी, फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर ब्राइट मतलब ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी। और जिस पर्टिकुलर प्लेस पर फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा वहां डार्क ब्लैक स्ट्रिप मतलब ब्लैक स्ट्रिप ही बनेगी। आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक ऐसा कपड़ा, क्लॉथ, जिस पर यहाँ चमकीली पट्टी है ब्राइट, फिर यहाँ चमकीली पट्टी, चमकीली पट्टी, चमकीली पट्टी, चमकीली पट्टी, और यहाँ ब्लैक 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 ब्लैक। ये जो ब्राइट ब्राइट में बोल रहा हूँ चमकीली पट्टियां, उसको अपन बोलते हैं ब्राइट फ्रिंजेस, और जो मैं ब्लैक 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 बोल रहा हूँ वहां पर डार्क फ्रिंजेस। यदि ऐसा आपको दिखाई देगा तो इंटरफेरेंस एकदम क्लियर होगा। लेकिन यदि जहां ब्राइट हो रहा है उसी की जगह पर डार्क बनने लग जाए, डार्क जहां बन रही वहां ब्राइट बनने लग जाए, फिर थोड़ी देर में फिर चेंज हो जाए, तो फिर वो आपको इंटरफेरेंस नहीं दिखाई देगा। तो अच्छे इंटरफेरेंस के लिए दोनों लाइट सोर्स जो है वो कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब मैंने आपको समझाया बच्चों, the two sources of same frequency which emit waves with phase difference not changing with time are called the coherent sources. तो ये एक्चुअली में आपकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है गुड इंटरफेरेंस के लिए। फिर सेकंड कंडीशन बच्चों, द लाइट सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। जो लाइट सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। अब अच्छा एक चीज और है कि अब दो लाइट सोर्स कोहेरेंट लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बल्ब्स होते हैं उनसे जब कंटिन्यूस रेज निकलती तो उनमें फेज डिफरेंस चेंज हो जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो स्लिट्स थी हमने कार्डबोर्ड रखा था, उस पर पिन होल किया, एक यहाँ सोर्स कर दिया, इसी सोर्स से वेव्स आ रही थी। अब चूंकि सिंगल सोर्स से आ रही हैं तो वो वेव्स कैसी होंगी, सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी, सेम वेवलेंथ की होंगी, उनमें जो भी फेज डिफरेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। मतलब ये स्लिट्स से जो लाइट निकल रही है S1 S2, ये दोनों लाइट सोर्स के समान बिहेव करेंगे और जो क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे, क्योंकि एक ही सोर्स से वेव्स आ रही है। ये फर्स्ट से रिलेटेड समझा रहा था मैं, लेकिन सेकंड से रिलेटेड मैंने जो आपको बोला है, द लाइट सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक क्यों होना चाहिए इस बात को समझे आप। तो बच्चों जो मोनोक्रोमेटिक वेव्स है वो क्या होती है, जब सिंगल वेवलेंथ की वेव्स होती है तो उनको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। लाइट सोर्स विच एमिट्स लाइट of single definite wavelength is called monochromatic, सिंगल wavelength की waves। और इसलिए हम लोग जनरली सोडियम लाइट का यूज करते हैं। यहां पर जो आपने कार्डबोर्ड के यहां पर ये जो यूज किया है सोर्स, ये सोडियम लाइट लेते हैं। सोडियम लाइट जो निकलती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 5890 एंगस्ट्रॉम and 5896 एंगस्ट्रॉम इस वेवलेंथ की होती है। हालांकि आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है 6 एंगस्ट्रॉम का, बच्चों बहुत मामूली है। 1 एंगस्ट्रॉम मींस 10 to the power -10 मीटर, ये बहुत मामूली है। और इसलिए सोडियम लैंप के लिए
जो अपन वेवलेंथ लेते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 5893 एंगस्ट्रॉम कितना ले लेते हैं, ये सिंगल वेवलेंथ के लिए। अब वेवलेंथ से एक्चुअली में क्या इफेक्ट होगा, तो आपने देखा था विड्थ ऑफ फ्रिंज, इसके लिए जब मैंने फॉर्मूला आपको डिराइव करवाया था तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इनटू डी अपॉन 2d, ये फॉर्मूला था। व्हाट इज डी, कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, डी कैपिटल डी, एंड 2d मींस डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। अब ये तो कांस्टेंट है, लेकिन सोर्स आपने मान लीजिए सपोज सोडियम लैंप की जगह व्हाइट लाइट ले ली। अब व्हाइट लाइट में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी वेव्स रहती हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक सारी वेव्स रहती हैं, वॉयलेट से लेकर रेड तक। सोडियम लैंप से जब हुआ तो लैम्डा चूंकि कांस्टेंट है, फिक्स है, इसलिए जो फ्रिंज विड्थ होगी वो भी कांस्टेंट होगी, इक्वल विड्थ की बनेगी। लेकिन यदि इसकी जगह सोडियम लैंप की जगह आपने व्हाइट लाइट यूज कर ली तो प्रॉब्लम ये खड़ा हो जाएगा कि उसमें सारे कलर्स हैं, हर कलर अपना इंडिविजुअल फ्रिंज यहां डेवलप करेगा, जिसकी जितनी कम वेवलेंथ है उसकी फ्रिंज विड्थ भी कम रहेगी। तो वॉयलेट कलर की ये बीच में ऐसी रहेगी, और रेड कलर की चूंकि वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी विड्थ ज्यादा रहेगी। मतलब यहाँ पर जो फ्रिंजेस हैं उसके कलर्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। सेंटर वाली जो रहेगी वॉयलेट की और कॉर्नर्स को पूरा रेड, तो आपको वॉयलेट से लेकर रेड तक वो कलर मिक्स दिखेंगे, तो आपको इंटरफेरेंस जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देगा। इंटरफेरेंस यदि आपको क्लियर चाहिए है तो जो फ्रिंज विड्थ है वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट होने के लिए लैम्डा कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए हमको सोर्स कैसा लेना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ का। ये थी आपकी सेकंड कंडीशन। फिर थर्ड कंडीशन बच्चों मैंने बोला हुआ है आपको, the amplitude of the two waves must be nearly equal. Amplitudes जो दोनों वेव्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रही हैं उनके एम्पलीट्यूड्स इक्वल होने चाहिए। देखो आप लोग जरा देखो, यहां पर ये जो वेव है ये इस हाइट की है, इसका इतना एम्पलीट्यूड है, और सेकंड जो वेव है वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट की इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है, इनके एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो एम्पलीट्यूड इक्वल होने से क्या होगा, तो आप लोग देखिए, जब मैक्सिमम इंटेंसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था तो A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी का जब फॉर्मूला बताया था तो K इंटू A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। अब मान लीजिए दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड फॉर एग्जांपल 4 है, इक्वल है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, K इंटू 4 प्लस 4 8 स्क्वायर 64, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी 64 के, और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, तो 4 माइनस 4 मतलब 0। एकदम ब्राइट तो ब्राइट और डार्क तो उसकी इंटेंसिटी 0 मतलब ब्लैक। कंट्रास्ट होगा, एकदम ब्राइट फिर 0 फिर ब्राइट फिर 0, इंटरफेरेंस आपको क्लियर दिखाई देगा। जबकि इसी की जगह पर यदि मान लीजिए सपोज आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेव लेते हैं, उसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए 4 और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड फॉर एग्जांपल 2, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, K इंटू 4 प्लस 2 6 स्क्वायर, कितना आता, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आती,
k इंटू 36 मतलब 36k। एक तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कम होती है। अब मिनिमम इंटेंसिटी देखो तो ये जाता आई मिनिमम इज इक्वल टू k इंटू, यहां पर मैं बोल रहा हूं आपका 4 और ये 2, 4 माइनस 2 2 स्क्वायर 4। अब आप समझे बात को, 0 और 64 में डिफरेंस देखो बहुत ज्यादा है, और 4 और 36 में डिफरेंस देखो बहुत कम है। मतलब जैसे आप कंट्रास्ट बोलते हैं व्हाइट और ब्लैक, और दूसरा व्हाइट और ग्रे, दोनों में से ज्यादा क्लियर डिफरेंस किस में दिखाई देगा, ब्लैक एंड व्हाइट में या ग्रे एंड व्हाइट में? नो डाउट ब्लैक एंड व्हाइट में, एकदम मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम। यहां मैक्सिमम तो कम हो गया, व्हाइट भी ऑफ व्हाइट हो गया, और ग्रे जो है वो भी पूरा ब्लैक ना होकर ग्रे हो गया। तो ज्यादा कंट्रास्ट नहीं है। ज्यादा कंट्रास्ट कब है? जब एकदम व्हाइट है और ब्लैक है। तो एकदम व्हाइट और ब्लैक कब मिलेगा? जब दोनों के एम्पलीट्यूड कैसे होंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तब आपको अच्छा इंटरफेरेंस दिखाई देगा। ऐसे समझो कि दो लड़के हैं और शर्ट पहने हुए हैं, एक के उसमें ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स है और एक के उसमें ऑफ व्हाइट और ग्रे है। ज्यादा उभर के कौन सा दिखेगा? नो डाउट ब्लैक एंड व्हाइट। ज़ेब्रा ब्लैक एंड व्हाइट, आप समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए ये थर्ड एप्लीकेशन आप समझो, द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स मस्ट बी नियरली इक्वल। ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है गुड इंटरफेरेंस के लिए। फिर फोर्थ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू वेव्स मस्ट बी इन ए स्ट्रेट लाइन। ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वेव्स का, वो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तभी यहां पर अच्छा इंटरफेरेंस हो। और लास्ट कंडीशन है, if the light waves be polarized, they should be in the same plane of polarization। ये वाली कंडीशन में बच्चों अभी आपको नहीं समझा सकता हूं, क्योंकि अभी मैंने आपको पोलराइजेशन जो है वो नहीं पढ़ाया है। लेकिन जब मैं आपको पोलराइजेशन क्लियर कर दूंगा तो आपको ये कंडीशन भी समझ में आ जाएगी। तो ये अभी फिलहाल आप रट लीजिए लास्ट पॉइंट, इफ द वेव्स आर पोलराइज्ड they should be in the same plane of polarization। तो ये 5 कंडीशंस है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं फॉर गुड इंटरफेरेंस। तो बच्चों ये डिफ्रैक्शन साउंड वेव्स की भी प्रॉपर्टी है और लाइट वेव्स की भी प्रॉपर्टी है। सिंपल बेंडिंग ऑफ वेव्स ड्यू टू ऑब्स्टेकल at the corners of obstacle is called diffraction। जैसे कभी आप ध्यान दो, आप कमरे के अंदर बंद हैं और आपके कमरे में कहीं दरवाजा है, कोई आपके सामने नहीं है, सामने से बात नहीं कर रहा है, बाहर रहकर, घर के बाहर खड़े होकर वो आपको आवाज दे रहा है, और वो आवाज आपके घर के डिफरेंट कॉर्नर से होते हुए, रूम के डोर से होते हुए, बैंड होते हुए आपके कानों तक पहुंच रही है। तो वो आवाज जो बैंड होकर आपके कानों तक पहुंची है, उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। जैसा साउंड वेव्स में होता है, बिल्कुल सेम लाइट वेव्स में भी होता है। बेंडिंग ऑफ वेव्स एट द कॉर्नर्स ऑफ ए ऑब्स्टेकल और अपर्चर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। देखो बच्चों, ये स्क्रीन है और यहां कोई सोर्स है,
इस सोर्स की लाइट इस स्क्रीन पर आ रही है और इस स्क्रीन पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ ए बी सी डी ई ऐसा लिखा हुआ है और वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसी सोर्स से जो लाइट आ रही थी आपने बीच में एक यहां पर कोई ब्लेड रख दी है, स्क्रीन उसके सामने सोर्स और बीच में आपने कोई ब्लेड या ऑब्स्टेकल रख दिया। अब ये जो लाइट है यहां से जा रही है ऐसी ऐसी, तो ए और बी तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे फुल इंटेंसिटी से, लेकिन ऐसा नहीं है कि सी दिखना बंद हो जाएगा, बल्कि यहां से लाइट जो थी वो इस तरीके से बेंड होकर जाएगी, आपको सी भी दिखाई देगा। हाँ, ये बात हो सकता है कि उतना विजिबिलिटी में उतनी क्लियर ना हो जितना ए और बी दिख रहा था, बल्कि शैडो दिखेगी ना आपको। ये जो आपने रॉड रख दी है, नाइफ रख दिया है, उसकी शैडो पड़ेगी, तो उस शैडो में आपको सी भी दिखाई देगा। इसकी क्लियरिटी उतनी नहीं रहेगी जितनी ए और बी की है, पर फिर भी आपको दिखाई देगा। और ऐसे ही आपको डी भी दिखाई देगा, पर इसकी विजिबिलिटी थोड़ी और कम हो जाएगी, और ई जो है उसकी विजिबिलिटी और कम हो जाएगी, और हो सकता है उसके नीचे एफ वो बिल्कुल भी ना दिखाई दे। तो इस तरीके से जो लाइट बेंड होकर यहां पहुंच रही है, इसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ वेव। यदि मान लीजिए आपने एक कार्डबोर्ड रखा होता, ये स्क्रीन होती और यहां आपने पिन होल कर दिया और अब यहां पर सोर्स है, तो इसकी लाइट जब इस स्लिट से निकलेगी, स्लिट तो ऐसे जाएगी, स्ट्रेट नहीं जा रही है, ऐसी बैंड होकर जा रही है। यही बैंडिंग कहलाएगी, जो कॉर्नर्स पर ऑब्स्टेकल जो है या अपर्चर जो है उससे लाइट जो बैंड होकर जा रही है, इसी को बोलते हैं बच्चों डिफ्रैक्शन। इसमें यदि आप पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें तो स्क्रीन पर आपको यहां सेंटर में जहां पर ये अपर्चर से स्ट्रेट लाइट आ रही थी, यहां पर फ्रिंज दिखाई देगी, स्ट्रिप, ब्राइट फ्रिंज, इसको बोलते हैं मैक्सिमा। इसके बाद फिर आपको स्ट्रिप दिखाई देगी, फिर एक और स्ट्रिप दिखाई देगी, फिर एक और स्ट्रिप दिखाई देगी, और उसके बाद डार्क। जैसा यहां पर मैंने समझाया है बिल्कुल ऐसा ही यहां भी होगा, इसकी साइड। और यदि आप ध्यान दें तो मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें इन ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ इक्वल नहीं बताई है। तो बच्चों डिफ्रैक्शन में जो ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं या डार्क फ्रिंजेस बनती हैं वो इक्वल विड्थ की नहीं होती है। शुरू में ये जो आपको सेंटर में दिख रही है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। और इसकी जो एंगुलर विड्थ होती है, यदि मैं यहां पर बोलूं ये एंगल जो बन रहा है यहां पर, यदि आप आई रखते हैं तो आई पर एक एंगल बनेगा। ये जो आपको सेंटर में ब्राइट लाइट देख रहे हैं आप, यहां पर आई है तो ये एंगल बन रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं एंगुलर विड्थ, और इसको डिनोट करते बाय 2 थीटा। तो इसकी जो हाफ एंगुलर विड्थ है थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन ए। तो थीटा इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन ए। व्हाट इज 2a एंगुलर विड्थ, व्हाट इज थीटा
हाफ एंगुलर विड्थ। तो यहां पर जो सेंट्रल मैक्सिमम मैंने समझाया है, इसकी हाफ एंगुलर विड्थ होती है साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन ए। व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ ऑफ लाइट। व्हाट इज ए? विड्थ ऑफ स्लिट। ये जो स्लिट थी, यहां जो आपने होल किया था, उसकी विड्थ, इस विड्थ को हम लोग बोलते हैं ए। अब आपको समझना होगा कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इन दोनों में क्या फर्क है। इंटरफेरेंस जो होता है बच्चों, इसमें एक सोर्स होता है, दो पिन होल किए थे आपने, जो कोरेंट सोर्स हो गए थे, जो खुद बिहेव कर रहे थे एज ए सोर्स। इससे भी वेव फ्रंट बना था, इससे भी वेव फ्रंट बना था, और इन वेव फ्रंट के सुपर इम्पोज होने से स्क्रीन पर आपको इंटरफेरेंस दिखाई दिया था। तो इंटरफेरेंस जो है वो कब होता है? जब टू कोहेरेंट सोर्सेस से उनके वेवफ्रंट सुपर इम्पोज होते हैं, उन वेवफ्रंट्स के सुपर इम्पोज होने से इंटरफेरेंस होता है। जबकि ये जो एक ही वेवफ्रंट है, एक ही वेवफ्रंट, इस पर क्या बनेंगे? आपको मैंने बताया था सेकेंडरी वेवलेट्स, और इस सेकेंडरी वेवलेट्स के सुपर इम्पोज होने से स्क्रीन पर हमको दिखाई देता है डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। यहाँ वेवफ्रंट सुपर इम्पोज होते हैं, और यहाँ एक ही वेवफ्रंट पर जो सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं, उनके सुपर इम्पोज होने से डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस बनती हैं। ये दोनों में फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होती हैं, सब इक्वल विड्थ की होती है, इक्वल विड्थ। जबकि डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस जो होती हैं, वो इक्वल विड्थ की नहीं होती हैं। जो सेंट्रल फ्रिंज है, उसकी विड्थ तो सबसे ज्यादा होती है। फिर ये जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, उनकी विड्थ ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है, और डार्क फ्रिंजेस जो उनकी विड्थ इंक्रीज होती जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस, उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम और एक सी होती है, डार्क फ्रिंजेस उनकी भी इंटेंसिटी 0 होती है। लेकिन यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस जो है, उनकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है, और डार्क फ्रिंजेस, ब्लैकनेस, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है, डार्कनेस बढ़ती जाती है। तो ये दोनों में फर्क है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस में। मैं फिर भी चाहता हूं कि थोड़ा सा एक बार फिर से आप लोग सुने। जो इंटरफेरेंस है, उससे रिलेटेड मैंने आपको क्या बताया। फर्स्ट पॉइंट बताया, द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ two separate wavefronts coming from the two coherent sources. डिफ्रैक्शन में क्या बताया मैंने आपको? The phenomena of diffraction takes place due to the superposition of secondary wavelets coming from the different points of the same wavefronts. Second, मैंने आपको बताया, the interference fringes are generally equidistant or equal width. जबकि मैंने यहाँ डिफ्रैक्शन में आपको बताया, the diffraction fringes are not of equal width. थर्ड, मैंने आपको इंटरफेरेंस में बताया, the intensity of all the bright fringes is same. जबकि मैंने आपको यहाँ बताया डिफ्रैक्शन में the intensity gradually decreases at the consecutive bright fringes. इंटरफेरेंस में मैंने फोर्थ पॉइंट बताया आपको,
the intensity at all the dark fringes is same, nearly zero. जबकि डिफ्रैक्शन का फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया, the intensity at all the dark fringes is either zero or it is not zero and gradually increases at the consecutive dark fringes. तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स थे डिफ्रैक्शन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट होता है जनरली डिफ्रैक्शन में से रिलेटेड ये कंपैरिजन आता है। आपको क्वेश्चन आता है कंपेयर और राइट द डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो आपको जो मेरे पॉइंट्स थे उनको सुनना चाहिए, उनको तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों मुझे आपको बताना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टफ है, पर यदि आप समझेंगे तो बहुत मजा भी आएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो बच्चों आपको समझना होगा व्हाट इज पोलराइजेशन। देखो कभी आप देखो जब सीनरीज वगैरह बनती हैं, जब कोई पेंटर सीनरी बनाता है, कुछ अलग सीनरीज बनाता है, ट्री वगैरह कुछ, और यहां से सन बताता है, तो आपने देखा होगा वो इस तरीके से शो करता है। ये यदि ऐसा बना है तो आपको समझ में आता है कि ये सन की पोजीशन है। अब जरा आप ध्यान दें, ये जो ड्राइंग उसने ड्रॉ की है उसमें सन ऐसा क्यों बनाया? क्या प्रैक्टिकली सन ऐसा दिखाई देता है? कभी आप देखिए यदि ऐसा डायग्राम बना दिया जाए तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन यदि इसी में यदि ऐसा हो और फिर यदि ऐसा हो तो आपको लगेगा कि ये बल्ब है और बल्ब जल रहा है। तो ये जलते हुए बल्ब को बताया जाता है। ऐसा यदि बना दिया जाए तो सर्किल लगेगा, लेकिन यदि ऐसा बना दिया जाए तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि ये जो है वो सन को शो किया जा रहा है, सन को बताया जा रहा है। और कभी आप देखिए वाकई में सन की तरफ यदि आप देख सकते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि वाकई में सन में जो आपको वेव्स आ रही हैं वो इसी तरीके से आती भी हैं। यदि आप ऐसा देखिए तो ऐसी 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 बहुत सारी चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। तो बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ये अनपोलराइज क्यों है और पोलराइज्ड किसको कहते हैं? तो देखो ये जो आपको ऐसा बताया जा रहा है वर्टिकल, ये क्या है? एक्चुअली में जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो ऐसी होती है, इसमें क्रेस्ट होता है और ट्रफ होता है। वाटर सरफेस पर, समुद्र में, सी सरफेस पर जो आपको वेव्स दिखाई देती हैं वो ट्रांसवर्स वेव है, और लाइट भी उसी फॉर्म में हमारी तरफ आ रही है। अब ये जो आपको वर्टिकल जो दिखाया जा रहा है ये क्या है? एक्चुअली में यहां पर लाइट आ रही है और ऐसे ऐसे करके आपकी तरफ आ रही है। यदि इसी को मैंने जो वेव का डायग्राम बनाया हुआ है या आप वेव का साइड व्यू देख रहे हैं इसलिए आपको पूरा वेव ऐसे दिखाई दे रही है, पर यदि आप इस वेव के सामने खड़े हो जाएं, आप यहां से देखें तो आपको ये क्रेस्ट दिखाई देगा और इस वेव का यहाँ ट्रफ और ट्रफ ये दिखाई देगा। मतलब दूर से जब आप देखेंगे तो आपको एक लाइन दिखाई देगी, ये क्रेस्ट और ट्रफ।
साइड से देखेंगे तो पूरी वेव दिखाई देगी, लेकिन सामने से जब देखेंगे वेव आपकी तरफ आ रही है तो आपको लाइन दिखाई देगी। और सन के डायग्राम में भी यही है, जब आप ये देख रहे हैं ऐसी रोशनी आ रही है तो एक्चुअल में ट्रांसवर्स वेव आपकी तरफ चलकर आ रही है। ऊपर ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ और ये वेव चली आ रही है। जब आप ऐसा देखते हैं तो इसमें ऐसी ट्रांसवर्स वेव ऐसी आ रही है, ये क्रेस्ट हो गया और ये ट्रफ हो गया और चलकर आ रही है आपकी ट्रांसवर्स वेव। जब आप ऐसा देख रहे हैं तो इस वक्त ट्रांसवर्स वेव जो है वो आपको इंक्लाइंड ऐसी ऐसी चलकर आ रही है। मतलब वेव्स के सारे वाइब्रेशंस हैं, जितने पॉसिबल प्लेन्स हैं, सब में वर्टिकल प्लेन में भी वेव आपकी तरफ आ रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी वेव आपकी तरफ आ रही है, इंक्लाइंड प्लेन वाले भी वाइब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं, ये वाले वाइब्रेशंस जो हैं वो भी आपकी तरफ चलकर आ रहे हैं। तो ऐसी जो लाइट रहती है जिसकी किसी पर्टिकुलर प्लेन में सिमेट्री नहीं है, lack of symmetry of light in a particular plane is called polarization. यदि बच्चों आप जरा इमेजिन करें कि यदि आप किसी सन की जो लाइट आ रही थी, सनलाइट आ रही है, इस सनलाइट के सामने यहां पर एक कार्डबोर्ड रख दे, यहां स्क्रीन रख दें और इस कार्डबोर्ड पे एक इस तरीके से कट कर दें, झिर्री कर दें, इसको बोलते हैं स्लिट। हेक्सा लेकर आपने इतना कट कर दिया। अब आप जरा सोचें ये कार्डबोर्ड जो था वो क्या करेगा। यहां से सन की जो सारी वेव्स आ रही थी उन सबको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, रोक देगा, लेकिन जब यहां से जो निकलेगी, स्लिट से जो लाइट निकलेगी वो ऐसी लाइट आएगी और केवल यहां पर एक लाइन आपको दिखाई देगी, लाइट की रोशनी। इसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो केवल वर्टिकल प्लेन में। इससे पहले जो आ रही थी उसमें वर्टिकल प्लेन भी थे, हॉरिजॉन्टल वाले भी थे, ऐसे भी चले आ रहे थे, इंक्लाइन वाले सब आ रहे थे, लेकिन इस स्लिट ने केवल किसको पास किया, केवल वर्टिकल ऑसिलेशंस को, वर्टिकल वाइब्रेशंस को। तो इस कार्डबोर्ड से पहले तक की जो लाइट है जिसमें सारे वाइब्रेशंस हैं, वर्टिकल प्लेन में भी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी, इंक्लाइंड प्लेन में भी, ऐसी लाइट को बोलते हैं अनपोलराइज्ड। लेकिन ये जो लाइट दिख रही है इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड। ये पोलराइज्ड लाइट है और जो पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं पोलराइड। ये जो कार्डबोर्ड में आपने हेक्सा से स्लिट डेवलप की है जिसके कारण पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम बोलते हैं पोलराइड। तो बच्चों आपको अब समझना होगा, यदि मैं आपको बोलूं यहां पर कॉपी का पेज और इस कॉपी के पेज पर यदि ऐसी कोई वेव ऐसी आ रही है, इसको वेव ना बोल के मैं बोलूं कि थ्रेड है, धागा है, स्याही में डूबा हुआ है, इंक में डूबा हुआ है, लेकिन सामने निडिल लगी हुई है, तो ये निडिल जो है वो ऐसी आएगी, इस कॉपी के पेज को यहां पेनिट्रेट करेगी, यहां से ऐसी जाएगी, पेनिट्रेट करके फिर निकलेगी, फिर यहां पेनिट्रेट करेगी और ऐसा। तो इस कॉपी के पेज पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, डॉट्स 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 बन जाएंगे। जब हम ये डॉट्स बनेंगे, लेकिन यदि हम यही वेव है और ऐसे आ रही है
मतलब थ्रेड है जो इंक में डूबा हुआ है और आप इस तरीके से ले जा रहे हैं तो ऐसा इंप्रेशन आ जाए। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि ये लाइट है और इसमें वाइब्रेशंस एक फिक्स प्लेन में है, तो इसको हम बोलेंगे पोलराइज लाइट। और इसमें वाइब्रेशंस कैसे हैं? वर्टिकल प्लेन। तो जब वाइब्रेशंस वर्टिकल प्लेन में होते हैं तो उसको हम डॉट से शो करते हैं। जब आप डॉट से शो कर रहे हो इसका मतलब पोलराइज लाइट है और जो वाइब्रेशंस हैं वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है। लेकिन जब आप ऐसा दिख रहा है जैसा वैसा, तो इसको हम लोग ऐसा शो करते हैं एरो से, इस तरीके से, क्योंकि पूरा ऐसा तो बना नहीं सकते हैं, तो ऐसा शो करते हैं। जब आप एरो से शो करोगे तो वो कहलाएगा पोलराइज लाइट। ये भी पोलराइज लाइट है, ये भी पोलराइज लाइट, पर इसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो नॉर्मल टू प्लेन ऑफ पेपर है और इसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर है। ये भी पोलराइज लाइट है, ये भी पोलराइज लाइट। इसका मतलब यदि मैं पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट करूं, तो यदि मैं इस तरीके का डायग्राम बनाता हूं, ऐसी लाइन जिसमें ये वाइब्रेशंस, ये, तो आप देख के समझ गए होंगे ये कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड। इसमें कौन से वाइब्रेशंस हैं? सब नॉर्मल टू प्लेन ऑफ पेपर वाले भी और हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर भी। अब इंक्लाइन को तो अपन शो नहीं कर सकते हैं, तो अपन ने यदि केवल दोनों को एक साथ शो कर दिया, इसका ही मतलब है कि सारे वाइब्रेशंस है। इसका मतलब सारे वाइब्रेशंस है। तो ऐसी लाइट को अपन बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट जिसमें सारे वाइब्रेशंस। लेकिन जब आप ऐसा शो करोगे या ऐसा शो करोगे, तो ये दोनों जो मैं शो कर रहा हूं, ये कौन सी लाइट है? पोलराइज्ड। ये दोनों ही क्या है? पोलराइज्ड। इसका मतलब जो वाइब्रेशंस हैं वो कैसे हैं? नॉर्मल टू प्लेन ऑफ पेपर। और इसका मतलब है कि जो वाइब्रेशंस हैं पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर। तो बच्चों यदि लाइट की यदि सिमेट्री है किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में, तो वो कहलाती है पोलराइज लाइट। लेकिन सारे वाइब्रेशंस है तो वो कहलाती है अनपोलराइज लाइट। और इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अनपोलराइज एंड पोलराइज लाइट। जब दोनों आप शो करेंगे तो अनपोलराइज, तो जब डॉट और एरो शो करेंगे तो पोलराइज लाइट। इसके बाद मुझे आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए बिटवीन अनपोलराइज एंड पोलराइज लाइट के पॉइंट्स, जिसको मैं करूंगा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस।